नमस्कार। हमारे साथ आज मौजूद है फॉर्मर रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार पांडे जी, शुक्रिया आपका बहुत-बहुत। सूद साहब, जो हमास का जो खूंखार लीडर है इस्माइल हानियान, उसकी जिस प्रकार से उसकी हत्या की गई, उसको लेकर कई नई खबरें सामने आ रही हैं, कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। एक तो ये कि वो उस वक्त वहां पर उसको मारा गया जब फॉरेन डेलीगेट्स वहां पर मौजूद थे। ईरान के नए राष्ट्रपति जो मसूद पेजेशकियान हैं, उनके शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन रात 2 बजे उसको मर्डर किया गया। और ये बताया जा रहा है, अब जो नई खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, जिसमें पहले तो ये कहा गया कि साहब उसको हवाई हमले में मारा गया, को F-35 जो फाइटर जेट था उससे बम गिराया गया। लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि 2 महीने पहले ही तैयारी हो चुकी थी और वहां पर एक बम फिट कर दिया गया था, स्मगल करके लाया गया था उसी गेस्ट रूम में जहां पर वो ठहरा हुआ, गेस्ट हाउस में जहां वो ठहरा हुआ था, उसके कमरे में। और फिर उसको रिमोट कंट्रोल से उड़ाया गया। तो सूद साहब, ये जो इतनी इतनी बड़ी घटना हुई है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि जो मिडिल ईस्ट में जो स्थिरता लाने की कोशिश की जा रही थी, तनाव कम करने की कोशिश की जा रही थी, वो तो मुझे लगता है कि अब उसका तो कोई मतलब नहीं रहा। अभी तो कौन-सी स्थिरता थी वहाँ पे? हम्म। अक्टूबर 7 को किसने अटैक किया था इज़राइल के ऊपर? हमास ने किया था। 1200 जी इनोसेंट जी। लोगों को मार दिया। क्या सब लोग भूल गए वो? क्या वेस्ट भूल गए इस चीज़ हम्म, को? क्या गल्फ के लोग भूल गए? ये भूलने वाली बात नहीं है और इज़राइल भूला नहीं है। अभी भी बहुत से जो वहाँ पे बंधक बना रखे हैं हमास ने, इज़राइल के लोग, जी उनको तो नहीं छोड़ा। जी। 10 महीने से हम्म, वहाँ नेगोशिएशन चल रही है, अक्टूबर 7 से। अभी तक हम्म, इनको बंधक बना के रखा हुआ है और किस तरीके से रखा हुआ है? कोई होटल में तो रखा नहीं हुआ इनको। तो इज़राइल की एक ड्यूटी बनती थी, जो उसने अपनी ड्यूटी पूरी की। हनियान को मार के मुझे नहीं लगता कि मिडल ईस्ट में कोई डिस्टर्बेंस होगी। अगर आप मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ की बात सोचिए तो वो लोग कोई हमास को पसंद नहीं करते, मजबूरी है उनकी। लिप सर्विस देते हैं इनको, लेकिन कोई इनको पसंद नहीं करता। ईरान पसंद करता है, ईरान के अपने इश्यूज़ हैं। टर्की इसलिए चाहता है कि टर्की दूर बैठा और टर्की कहता है कि गल्फ जलता रहे, मुझे फ़ायदा होता रहे। देखिए, बाकी जो गल्फ की कंट्रीज़ हैं, वो चाहती हैं कि हमास जैसी या हिज़्बुल्लाह जैसी ऑर्गेनाइज़ेशन ना रहें और इन्हीं की वजह से वहाँ पे डिस्टर्बेंस है, क्योंकि वो तो बिज़नेस करना चाहती हैं, ट्रेड करना चाहती हैं। वो अपने लोगों को भला करना चाहती है, अपनी कंट्री को प्रोग्रेस करना चाहती है और कंट्री के प्रोग्रेस के बीच में कौन रखा हुआ था? हमास, हिज़्बुल्लाह जैसी ऑर्गेनाइज़ेशन। और आज इज़राइल ने जो काम किया, बड़ा बहादुरी का काम किया। देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसी इस तरीके से काम करती हैं। उनको पता था कि यहाँ पे जो ईरानियन प्रेसिडेंट के स्वेरिंग इन सेरेमनी बनी होगी, वहाँ पे हनियान भी आएँगे। हनियान रेगुलरली टर्की और गल्फ की 1-2 कंट्री में घूमते रहते हैं, लेकिन उन कंट्री हाँ। के साथ इज़राइल अपने रिलेशन खराब नहीं करना चाहता था। इसलिए उस जब ईरान में आए, तो ईरान में उन्होंने टारगेट करने का प्लान कर लिया था। इसी तरीके से जब एक बार दाऊद के ऊपर अटेम्प्ट थी, जब वो अटेम्प्ट की गई थी बाय हम प्रेज़िडेंट एनएसए अजीत डोभाल, तो वो की गई थी यूएस की यूएई के अंदर कि दुबई में इनके जो दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी होनी थी मियाँ दाद के बेटे के साथ, तो पता था आएँगे और तभी प्लानिंग की गई थी इनको वहाँ पे मारा जाएगा। लेकिन वो अटेम्प्ट हमारे कुछ गद्दारों की वजह से फेल हो गई, या उस टाइम पे बीजेपी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उसको फेल कर दिया। लेकिन यहाँ पे इज़राइल के अंदर उनका एक मोटो है कि हमास को मारना होगा, खत्म करना होगा। अगर हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी तो इज़राइल खत्म हो जाएगा। तो इज़राइल के तो सर्वाइवल का सवाल है। उसको सर्वाइव करना है तो ऐसे लोगों को खत्म करना पड़ेगा। और इज़राइल को चिंता नहीं है कि गल्फ या वहाँ पे वार हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई वार होगा या जो सिचुएशन है कोई आगे बढ़ेगी। मेरे को लगता है कि सिचुएशन अब और ज़्यादा कंट्रोल होगी, संभल के रहेगी। यहाँ पे पीस तो थी नहीं, ना पीस होगी, क्योंकि हमास या हिज़्बुल्लाह जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये पीस नहीं चाहती। ये सिर्फ चाहते हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस बनी रहे। यहाँ पे इज़राइल को टारगेट किया जाए। जो हमास या हिज़्बुल्लाह जैसे लोग हैं, ये किसको टारगेट करते हैं? ये मुस्लिम को भी टारगेट करते हैं। उससे पहले ये हिंदू, क्रिश्चियन और यहूदी, इनको तो स्पेशली हेट करते हैं। तो इज़राइल ने इनको अगर मारा है, हनियान को, मैं सोचता हूँ कि एक बहुत नेक काम किया है इन्होंने और मुझे लगता है कि इसके मरने के बाद तो यहाँ पे और ज़्यादा पीस आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग मरेंगे तभी तो वर्ल्ड पीस आएगी। इन चीज़ों से कोई वार नहीं होते। ये वार जो सारा लड़ा जा रहा है, हमास के द्वारा या हिज़्बुल्लाह के द्वारा किया जा रहा है और ईरान दोनों के पीछे है। तो इज़राइल ने मौका देख कर के इसके ऊपर अटैक कर दिया और अटैक किया ईरान के अंदर। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इज़राइल पूरा जस्टिफाइड है और इज़राइल ने एक बदला ले लिया। इज़राइल के 1200 लोग मारे गए थे, अभी बहुत से लोग इनके बंधक भी हैं। जब बंधक बनाए हुए हैं तो 10 महीने से क्या नेगोशिएशन हो रही है? क्या प्रोग्रेस हुई उसके अंदर? कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो इज़राइल ने अपना जो काम करना था कर लिया। इज़राइल ने 40,000 पैलेस्टीनियन को मार दिया
हमास के सपोर्टर को मार दिया है, साथ में 2 मिलियन को डिस्प्लेस कर दिया है, और वहां पे 1 लाख लोग वो सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं, जिनकी किसी की टांग चली गई, किसी का हाथ चला गया। तो मुझे लगता है कि इजराइल ने बड़ा नेक काम किया है, जिस तरीके से उसने हमास के लीडर हनियान का मर्डर किया या उनको मारा है। तो सूर साहब, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस पर तो दुनिया की निगाह है। हमारे वहां भी कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब हमारे दुश्मन जो कि सीमा पार बहुत एक्टिव हैं और लगातार भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म भारत के पास नहीं है कि ऐसे दुश्मनों को, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो या हाफिज सईद हो या वो जो भी वहां पर छुपा हुआ है, उसको एलिमिनेट किया जा सकता है? देखिए, मैकेनिज्म सारा कुछ है, लेकिन सिचुएशन डिफरेंट है। इसराइल जो काम कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए कर रहा है, हमारा सर्वाइवल नहीं है। जरूर यहाँ पे मिलिटेंसी है, जरूर यहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप्स बैठे हैं जो पाकिस्तान ऑपरेट करता है, लेकिन इंडिया भी इनका इलाज करेगा। पाकिस्तान ने इंडिया से 3 बार लड़ाई करी या 4 बार की, चारों बार हारा, बुरी तरह हारा। हम हमारी वो आदत है कि हम एक बार गलती करने पे छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम इनको छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, ऐसा है कि हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ हमको ये देखना होता है कि क्योंकि इसराइल के कुछ लाख लोग होंगे, उनकी जो पॉपुलेशन है, हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं, हमको उनके खाने पीने सब चीज़ों का इंतजाम करना पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर 24 करोड़ की पॉपुलेशन है, आधी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो कहता भूखा मरे तो मरे, वो कहते हैं कि हम घास भी खा लेंगे। वहां पे हिंदुओं को काफिर कहा जाता है, ये पाकिस्तान के अंदर बाकी तो कोई नहीं कहता, और हम हर एक रिलीजन को यहाँ पे इज्जत करते हैं। लेकिन अब ये टाइम आ चुका है पाकिस्तान को सबक सिखाने का। हम इसराइल को फॉलो जरूर करते हैं बहुत सी इश्यूज के ऊपर। अगर इसराइल ने बहुत से हमारे मिलिटेंट को मारा है, लोग अपने मिलिटेंट भेज करके हमारे लोगों को मारा, तो हमने भी इसराइल के अंदर उनके मिलिटेंट को एलिमिनेट कर दिया। पिछले 1 साल के अंदर 2 सर्जिकल स्ट्राइक किए, लेकिन अब जो सर्जिकल स्ट्राइक होगी वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी, वो एक स्ट्राइक होगी, और डिफरेंट काइंड की स्ट्राइक होगी, जिसको किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा, और जिसके अंदर हमारी आर्मी ना इन्वॉल्व होगी, ना हमारी एयरफोर्स इन्वॉल्व होगी, ना हमारी फौजें इन्वॉल्व होंगी। हम इसराइल को, हम पाकिस्तान को वो सबक सिखाएंगे कि पाकिस्तान सारी जिंदगी घुटनों से ऊपर ना उठ सके, ये होगा सबक पाकिस्तान का। और जो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, जैसे इस टाइम पे यूएस बैठा हुआ है या कुछ हो, क्योंकि अगर आज हमारे कंट्री के अंदर मिलिटेंसी चल रही है तो यूएस के सपोर्ट से चल रही है। यूएस हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा, लेकिन यूएस का तब हटा था जब वहां पे 26 जब 9/11 हुआ था यूएस के अंदर, तब यूएस ने पाकिस्तान के मिलिटेंट को सपोर्ट करना बंद किया था। लेकिन अब जो जो बाइडेन की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने फिर पाकिस्तान को एनकरेज किया कि आप इंडिया के खिलाफ मिलिटेंसी करो और हम आपके पीछे खड़े हैं। लेकिन सर, ये हमारे पीछे तो नहीं खड़े होते, ये इसराइल के जरूर पीछे खड़े हैं। क्योंकि मैं जो बाइडेन की बता रहा था आपको, जो बाइडेन जो है, मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर ईरान ने कोई ऐसी कोशिश की, अगर इसराइल पर अटैक किया, तो फिर ये माना जाएगा कि वो अमेरिका पर अटैक किया है, फिर अमेरिका उससे निपटेगा। तो ये अमेरिका का रवैया आप देख सकते हैं। क्यों? देखिए, क्योंकि यूएस के अंदर जूस बड़े इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी अमेरिका चाहता है कि अगर इसराइल वहां से हट जाएगा तो इसका अपना नुकसान होगा। इसराइल से उसको फायदा भी है, इसराइल को ये यूज भी करता है, और इसराइल की वजह से ये अपना कंट्रोल करना चाहता है पूरे गल्फ के ऊपर। अब जैसे जो बाइडेन की स्टेटमेंट आई है कि ये हेल्पफुल नहीं होगा, जो ट्रूस चल रहा है वहां पे, कहाँ पे ट्रूस चल रहा है? क्या ट्रूस है? बातचीत चल रही है, उसका फायदा तो कोई है नहीं। जो इसराइल और हमास की बातचीत चल रही है, उससे क्या रिजल्ट आ रहा है? रिजल्ट तो कोई नहीं आ रहा। 10 महीने में आप क्या रिजल्ट दे पाए? कुछ नहीं। और वैसे भी यूएस ने अपने वारशिप भेज दिए, उनको पता है कि अगर ईरान अटैक करेगा तो यूएस ने अपने वारशिप भेज दिए। अगर ईरान ये गलती करेगा, क्योंकि ईरान की वैसे भी देखा जाए तो उसकी जो पीठ है दीवार पे लगी हुई है, अगर ईरान गलती से कोई अटैक करता है यूएस इसराइल के ऊपर तो इसराइल को तो नुकसान तो ईरान का है। ईरान को कौन सपोर्ट करेगा? ईरान अगर वार में कूदता है तो हिजबुल्लाह और हमास का सत्यानाश कर दिया जाएगा, क्योंकि यूएस के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है इसराइल को सपोर्ट करने के बजाय। तो ये जो मुझे लगता है कि यहाँ पे ईरान इतनी गलती करेगा कि एक ऑल आउट वार स्टार्ट कर दे इसराइल के खिलाफ, उनके सुप्रीम लीडर ने जरूर कुछ कहा है। और वैसे भी देखा जाए तो उनके जो सुप्रीम लीडर ने कह दिया कि हम वार करेंगे, लेकिन जब रियलिटी देखेंगे, क्या ईरान तैयार है ऐसा वार लड़ने के लिए? जबकि ईरान की अपनी माली हालत बहुत खराब है, और वहां पे जो रईसी थे वो थोड़े ऑफेंसिव थे, वो भी चले गए। तो मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर होगा तो 2-4 मिसाइलें चलेंगी, उसके बाद खत्म हो जाएगा वार की। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई गुंजाइश है। और इसराइल ने अगर ये हनियान को मारा ईरान के अंदर, तो वो भी सोच समझ के मारा हो। एक और सवाल इससे उठता है सर कि इस वक्त अमेरिका में कुछ समय बाद, यानी कि नवंबर के महीने में
चुनाव होने वाले हैं और वहां पर जो बाइडेन का ग्राफ काफी नीचे है, ट्रंप वहां जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका में चुनाव जब भी होता है तो उससे पहले कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं कि कहीं हमला करवा दिया जाए, किसी को मरवा दिया जाए। तो क्या ये इससे जोड़ के देखा जा सकता है? नहीं, मैं नहीं सोचता। देखिए, वैसे तो अमेरिका भी खिलाफ नहीं होगा हनियान को मारने के, स्टेटमेंट जो मर्जी दें, लेकिन अब वहां पे इलेक्शन है। अब इलेक्शन के टाइम में वैसे देखा जाए तो इससे पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी यूएस के अंदर गए थे। हो सकता है कि इसके अंदर भी उन्होंने अप्रूवल ली हो इनसे, या इनको कह दिया हो कि मारेंगे। तो यूएस को तो मजबूरी है कि उसको तो इजराइल को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात है कि अगर वहां पे ट्रंप आ जाते हैं तो उन्होंने पहले कह दिया कि मैं ये जो हमास है इसको खत्म कर दूंगा, ये वार खत्म कर दूंगा। देखिए, ट्रंप आते हैं देश, मैं ये नहीं कहता कि ट्रंप किस टाइप के होंगे, लेकिन ट्रंप दो चीजें करेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। एक, रशिया यूक्रेन वार खत्म करेंगे, और रशिया यूक्रेन वार खत्म होगा तो इसराइल हमास वार भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो हमास के पीछे एक पावर लगी हुई है वो है रशिया, और रशिया इसलिए इनके पीछे लगा कि यूएस ने वहां पे वार करा दिया उसके खिलाफ, जो उक्रेन के खिलाफ। तो अगर रशिया उक्रेन वार खत्म होगा तो हमास इसराइल वार भी खत्म होगा, और रशिया हमास को सपोर्ट करना बंद कर देगा। और इसके बाद जो तीसरा काम होगा वो इलाज किया जाएगा पाकिस्तान का। और क्योंकि यूएस उस टाइम पे जो अपनी पूरी अटेंशन देगा, स्पेशली ट्रंप के आने के बाद, वो देगा चाइना की तरफ या साउथ चाइना सी की तरफ, और वहां पे उसको इंडिया की जरूरत पड़ेगी। अगर इंडिया की मदद देगा तो पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा उसको। तो देखिए क्या सिनेरियो आता है। तो ये तो इलेक्शन जब रिजल्ट आएंगे उससे पता चलेगा कि क्या, कौन जीतता है। क्या ट्रंप जीतते हैं कि वहां पे कमला हैरिस जीतती है। लेकिन अगर ट्रंप जीतते हैं तो मैंने आपको सिनेरियो बता दिया। अगर हैरिस जीतते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी। लेकिन दूसरी बात है, अगर अगर रशिया यूक्रेन वार लंबा चलता है तो वर्ल्ड वार 3 की तैयारी होगी। लेकिन इसराइल हमास की जो लड़ाई हुई है इससे वर्ल्ड वार की तैयारी नहीं होगी। वार की जो तैयारी होगी वो होगी उक्रेन और रशिया वार की वजह से। क्योंकि वेस्ट अभी भी पूरा सपोर्ट कर रहा है उक्रेन को, और जिस दिन वेस्ट यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद कर देगा तो उक्रेन सरेंडर कर देगा, तो वार खत्म हो जाएगा। वैसे भी ट्रंप ने कहा मैं सिर्फ एक फोन कॉल करूंगा, वार खत्म हो जाएगा। और सारा जो वार किया हुआ है रशिया यूक्रेन के बीच में वो यूएस की वजह से है। सूद साहब, एक आखिरी सवाल है छोटा सा, दिमाग में अचानक आया। प्रधानमंत्री मोदी जो है, जैसे आपने यूक्रेन का जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जाने वाले हैं। इस विजिट को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। भारत ने कहीं ना कहीं, क्या ये माना जाए कि अमेरिका के कहने पर या किसी दबाव में ये, क्योंकि यूक्रेन तो प्रधानमंत्री गए नहीं, और यूक्रेन को हमेशा भारत ने एक तरह से दूर ही रखा अपने से, क्योंकि भारत रूस के साथ है। तो ये जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि अगर वर्ल्ड वार होगी तो यूक्रेन और रशिया वार के वजह से होगी, तो जी, इसको खत्म कराना तो ज्यादा जरूरी है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी कोई बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं इसमें? प्रधानमंत्री मोदी का जो थर्ड टेन्योर का जो पहली विजिट थी वो थी रशिया की। और उन्होंने पहले सोच के रखा था, उन्होंने कहा था कि जो मेरा थर्ड टेन्योर होगा उसके अंदर जो मेन वेन्यू सर्व होगा वो थर्ड टेन्योर में होगा। और उनकी जो पहली विजिट थी रशिया की थी, अदरवाइज वो नेबरिंग कंट्रीज में घूमते थे। और वहां पे वो इसी बात को करने गए थे। जरूर हमारे कुछ और इश्यूज थे, एक तो रशिया को सपोर्ट करने के लिए, साथ में उनसे डिस्कस करने के लिए रशिया यूक्रेन वार खत्म होना। उससे पहले ये गए थे इटली के अंदर जून 7 को शपथ लेने के, जुलाई 7 को शायद गए थे G7 की मीटिंग अटेंड करने। और वहां गए थे, वहां पे इनकी मीटिंग हुई थी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ। तो वहां भी एक बात डिस्कस हुई इस चीज में। और जो इस टाइम पे उक्रेन जा रहे हैं वो एक उसका स्पेशल पर्पज है, डिस्कस करना कि किस तरीके से वार खत्म हो सकता है। क्योंकि उक्रेन और रशिया सिर्फ इंडिया के सुनते हैं, कोई और कंट्री, क्योंकि कोई यूरोपियन कंट्री तो बीच में आएगी नहीं, क्योंकि वहां पे तो यूएस का इन्फ्लुएंस है। और ये यूएस नहीं चाहता कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां जाए, लेकिन पीएम मोदी इसलिए वहां गए हैं कि यूएस इंडिया को पिछले 1 साल से टारगेट कर रहा है, कभी निज्जर पे कभी पन्नू पे। और वो एक बात करने गए हैं वहां पे कि वार खत्म, अगर पीएम मोदी सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने मिशन के अंदर यहाँ पे एक पीस टॉक स्टार्ट करने में रशिया यूक्रेन के बीच में, तो एक तो पीएम मोदी का स्टेचर बढ़ेगा, और दूसरी बात है यूएस के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रंप की तरफ पूरा झुकाव होगा। तो पीएम मोदी का एक डबल पर्पज है यहाँ पे, एक तो वार को खत्म कराना, दूसरा इंडिया को बीच में ला करके इंडिया की इमेज को बढ़ाना। तीसरी बात, अगर यहाँ पे पीस आती है तो इंडिया की इमेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और जो यूएस के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं वहां पे ट्रंप की जीत होगी। तो ये पीएम मोदी के 3 पर्पज हैं उक्रेन जाने के।
चलिए इस पर नजर रहेगी और साथ में इस जो मिडिल ईस्ट के घटनाक्रम पर भी हमारी नजर रहेगी। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया।